दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का इकाई 1 का प्राकृतिक संसाधन। जैसे 9th में पढ़े थे उसी प्रकार 10th में भी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला लिखा गया है कि भूमि संसाधन। भूमि संसाधन क्या है? पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य है। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य खनन, वन जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण एक मौलिक संसाधन है। इतने व्यापक रूप उपयोगी होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है और यह यह आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक एक नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 27%, 30% और 43% मैदान है और 30% पर्वत है और 27% पठार है। भूमि संसाधन में कई भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि। ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है, जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जो 12 नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। यह परिस्थितिकी संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है। यहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित हैं। मृदा निर्माण देखेंगे तो मृदा निर्माण पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने के साथ भी संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं, अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। किससे टूटने फूटने? चट्टानों के भौतिक और रासायनिक जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। देखेंगे मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर तस्वीर में भी ये देखिए, ये चट्टानें हैं, अपक्षरित चट्टानें हैं और ये अक्षय रहित चट्टानें हैं। ऊपर में दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ये देखेंगे उच्चावच। मृदा निर्माण के कारक क्या हैं? उच्चावच या धराकृति है, मूल, शैल या चट्टान है, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय। ये सभी के सभी मृदा निर्माण के कारक होते हैं। अब देखेंगे तापमान जो होता है, तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव मतलब ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उनके रंग,
गठन, गहराई, आयु जो है वह रासायनिक या भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नवत बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो मृदा के प्रकार एवं वितरण कैसे हैं, तो भारत में उच्चावच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पति की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। इसका जो है जिसकी वजह से यहाँ छह प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। ये भूमि की गुणवत्ता के आधार पर है। इनका वर्णन हम क्रमशः करेंगे। और पहला होगा जलोढ़ मृदा। 6 मृदा हैं जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बनता है। कौन? तो जलोढ़ मृदा। और जो है राजस्थान एवं गुजरात में भी एक सकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा भी क्या है? जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। कुछ यहाँ पर आपको याद रखने बातें, जो कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी हो गया, ये सब में भी जो है निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर भारत में लगभग कितना 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा पॉइंट तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर यह जो भाग है उत्तर भारत का मैदान पूर्ण रूप से किससे बना है? तो जलोढ़ निर्मित है, जिसमें 3 नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। आगे देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्क और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। किसका कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वत पादीय क्षेत्र में बने मैदानों जैसे कि द्वार, चौर एवं तराई में आमतौर पर मिलती हैं। इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनके आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया। 2 प्रकार हैं, एक पुराना होता है और एक नवीन जलोढ़ होता है। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, जिसे बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। जबकि आप बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, जिसको खादर के नाम से जानते हैं। खादर क्या होता है? नवीन जलोढ़ होता है। और जो है पुराना जलोढ़ जो होता है वो बांगर के नाम से जाना जाता है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, खादर किसे कहते हैं? खादर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो बांगर किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ जो होते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं। याद रखना है, यहाँ से बार पूछा जाता क्वेश्चन है। खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी। फास्फोरस, पोटास, चूना सब कुछ ज़्यादा रहता है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। परिणामतः जो है क्या होता है? यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊँचा है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मक्का कृषि के लिए क्या है? यह भूमि विश्व प्रसिद्ध है। जो उत्तर भारत में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा कहा जाता है। दियारा कहते हैं, उसको दीरा कहते हैं। दियारा और गाँव देहात में दीरा कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर काली मृदा को अब देखिए, करकी मिट्टी, इसको करकी मिट्टी भी गांव देहात में कहते हैं। करकी मिट्टी लगा ले माथे में, ठंडक महसूस होगी। यहाँ पर देखिएगा, करकी मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। ठीक, काली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो उसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण। किसके कारण काला होता है? एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण यह काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली कपासी
काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मृदा जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, जो खास तौर पर दक्कन के अलावा प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर ये पाया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगोर भी है। स्थान से इसको रेगोर भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, काली मिट्टी को स्थानीय नाम किस नाम से जाना जाता है, रेगोर के नाम से जाना जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन के कारण से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया कि इस मिट्टी का सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है और यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है, किंतु फास्फोरस की कमी रहती है। उसमें आपने देखा नाइट्रोजन की, फास्फोरस की कमी है। तो इसमें जो है जलोढ़ में क्या कमी था, तो जलोढ़ में, एक मिनट रुकिएगा, जलोढ़ में देख लीजिए, यहाँ पर जो है फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस और चूना ये प्रधानता है, लेकिन नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की इसमें कमी है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने तुरंत रिटर्निंग लिया और आपको बताने की कोशिश की। चलिए ये तो समझ गए। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्व पाया जाता है और फास्फोरस की इसमें कमी रहती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे अच्छी तरह से वायु का प्रवेश जो है, वायु का मिश्रण हो पाता है। किंतु जो है गीली होने के साथ ही यह मृदा चिपचिपा हो जाती है, जिससे जोतना संभव नहीं हो पाता। अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं, फल आदि जो है अनुकूल माने जाते हैं उपजाने के लिए। तीसरा देखिएगा, लाल एवं पीली मृदा। 6 मृदा हैं। हम जलोढ़ को पढ़ लिए। जलोढ़ को क्या क्या नाम से जानते हैं, पुराना जलोढ़, पांगर, नया खादर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए तीसरा देखिएगा, लाल एवं पीली मृदा। तो और काली मृदा को क्या कहते हैं, रेगोर भी कहते हैं। और है लाल एवं पीली, डायरेक्ट यहीं पर आइए। अब इस मृदा की जो है इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ। और इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग क्या है, लाल होता है। जल योजन के पश्चात वह मृदा पीले रंग की हो जाती है और मूल रूप से यह ग्रेनाइट नीस जैसे कि रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। इस किससे बना है, तो रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बना है लाल एवं पीला मृदा जो आप देख रहे हैं। इसका विस्तार जो है भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में है। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। जैव पदार्थ की कमी के कारण इसमें उपजाऊ ये कम होता है, काली मृदा और जलोढ़ के अंतर में। उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। लाल पीली में अब है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। क्या होता है, शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस प्रकार के मिट्टी की विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम है और जो है जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, अतः
अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण होता है इसका लाल रंग? तो इसमें एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। ये देख सकते हैं लेटेराइट मृदा है, लाल है। ठीक है, किस लिए और क्यों ये लाल है? तो इसमें जो है एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड मिले होते हैं, इसके कारण ये लाल होते हैं। अगला है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा इस प्रकार की मृदा लंबी शुष्क और जो है शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। मरुस्थल वाला और जो है इस मृदा में संतरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। 100 स्तरों का विस्तार है। संतरों ने 100 स्तरों का विस्तार जो है काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है और इस मृदा का रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। इसका लाल और भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था पर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। अब देखिएगा छठा है पर्वतीय मृदा। तो यहाँ पर 5 पढ़ लिए, 1 मिनट, 4, हाँ 5 हो गया, 1 मिनट। लेटेराइट हुआ, लाल पीली हुआ, जलोढ़ हुआ और काली हुआ, लाल पीली हुआ, लेटेराइट हुआ और मरुस्थली हो गया और एक है पर्वतीय। अंतिम आपका है ये पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय और जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ जो है यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। ये जो है घाटियाँ एवं जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृतिक, वानस्पतिक एवं जलवायिक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार की मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है और ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये जो है मृदा उपजाऊ होती है। ये ढलानों या फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त सभी जो हैं आपने 6 मृदा का विवरण यहाँ पर पढ़ लिया। अब जो है चित्र के अनुसार देखेंगे कहाँ पर कौन मृदा पाया जाता है। देखिए 1 मिनट चित्र को देखिए। अब देखिए लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, ये पूर्वी भी क्षेत्र है और नागपुर का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, कुछ महाराष्ट्र का, कुछ जो है तटीय क्षेत्र गुजरात का। ये जो है गुजरात नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है। और काली मृदा कहाँ पाया जाएगा? ये महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, इन जगहों पे काली मृदा। लेटेराइट मृदा कहाँ पर पाया जाएगा? तो लेटेराइट मृदा जो है ये देखेंगे तो ये जो है भाग पश्चिम वाला वहाँ पे। और जो है शुष्क मृदा कहाँ पाया जाएगा? तो ये शुष्क मृदा ये है राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाएगा। जलोढ़ मृदा जो पाया जाएगा वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो है सिंधु नदी के तट पे जो होता है जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। और पुराने जो होते हैं उसको बांगर कहते हैं, जो नए होते हैं उसको खादर कहते हैं। और जो पर्वतीय मृदा जो है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कुछ जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम के क्षेत्रों में
क्या पाया जाता है, पर्वतीय वाले मृदा पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं। और आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है, लग तो रहा है। नहीं हुआ, नहीं हुआ है। तो अभी चैप्टर के कुछ अंश और बाकी हैं, तब ये जो है समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फिर से। ये समझ गए, चित्र के अनुसार आपने समझ लिया होगा। अब देखेंगे भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। अब भूमि का जो है उपयोग कैसे बदलता है स्वरूप, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर कि भूमि उपयोग, तो मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। और ये निम्न प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। पहला वन विस्तार, दूसरा कृषि अयोग्य बंजर भूमि, तीसरा गैर कृषि कार्य में गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, यथा इमारत, सड़क, उद्योग और इत्यादि कर सकते हैं। तीसरा चौथा हो जाएगा अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। पांचवा बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। छठा कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका प्रयोग 5 वर्ष से ना हुआ हो वो बंजर हो जाता है। और जो है छठा है वर्तमान प्रति भूमि। सातवां है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वे प्रति भूमि जहां 5 वर्षों से खेती ना हुई हो। और जो है अगला है कि शुष्क बोई गई भूमि। भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है, तो भू उपयोग दो प्रमुख कारक निर्धारित इसमें है। भू उपयोग को दो प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, और जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, बहुत प्रौद्योगिकी क्षमता और संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि का जो है इसमें शामिल किया जाता है भाग। अगला देखेंगे भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है, बार बार पूछा जाता है कितना भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखना है, बार बार पूछे जाते क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, और मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का जो है आंकड़ा उपलब्ध है। मात्र 93% इसमें क्या हो रहा है, ये आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत या चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। अगला देखेंगे भारत में भूमि उपयोग को चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है। देखा जा सकता है कि इस चित्र में 1960 से 61 एवं 2002-3 में भूमि का उपयोग दिखाया गया है। ये तो चित्र में दिख नहीं रहा है कि इतना किसका उपयोग हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि उपयोग हुआ है। हम अगर इसमें होगा दिया हुआ लाइन बाय लाइन तो उसको देख लेंगे। चलिए देखिएगा कि भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष से अधिक 2 बार बोया जाता है खेती। इसमें भूमि में जो है 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार ही इसमें खेती किया जाता है, बोया जाता है। और अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का 54% भूमि का पर ही जो है कृषि योग्य है। कितना प्रतिशत, 54%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्यों के पर्याप्त विविधता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग क्या है, खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम वहाँ पर खेती होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पर्वत का क्षेत्र है। इसलिए किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन जो है विस्तार वांछित है। लेकिन भारत में अभी कितना है, 24.62% ही मात्र भूमि में जो है वन है। ये 33% कहा गया है सभी को। अगला है कि इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया है, और जो है पर आज भी मात्र कितना है, आज मात्र 24.62% ये जो है गणना किया गया है। कब का, तो 2021 का। वन विस्तार
याद रखेंगे इतना 24.62 है, जो पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर? पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। और है आगे कि जो पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है, वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के स्रोत भी हैं। बंजर भूमि एवं गैर कृषि परियोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आगे लिखा गया है कि पथरीली चट्टानें शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर हैं, तो इस भूमि पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान भू संसाधन के निम्नीकरण को अप्रत्याशित सहयोग करता है एवं इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ने लगी है। जो है यहाँ पर है भूक्षरण और भू संरक्षण। तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। क्या होता है? मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। यह विधि प्राकृतिक कारणों से कारकों जैसे कि जल, गतिशील जल हो गया, पवन हो गया, हिमानी और सामुद्रिक लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। और गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर संकलित होती है और पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थितियां पैदा हुई है, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं सांस्कृतिक संगठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खंड या घाटी में जमा किए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है और यह निम्नलिखित हो गए हैं। इस निम्नलिखित भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत और 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत आते हैं। ये देख सकते हैं 10% है, 6 है, 28 है। तो जल द्वारा अपरदित क्षेत्र जो है 28%, वन के द्वारा जो अपरदित क्षेत्र देखेंगे, सॉरी, ये जो है 56% जो है जल के द्वारा अपरदित क्षेत्र है 56%, वन के द्वारा जो है 28%, लवणीय व क्षारीय होता है वो कितना? तो 6% और वायु द्वारा अपरदित क्षेत्र वो है 10%। याद रखेंगे 56 जो होता है जल का, 28 जो होता है वन का, 6 जो होता है 6% लवण का और वायु होता है कितना? 10% वायु का। ठीक है, ये 2005 का रिपोर्ट है, भारत में बंजर भूमि 2005 का। अगला पॉइंट है कि शेष क्षेत्र या तो लवणीय और क्षारीय स्थिति में है या मानव क्रियाकलाप से निम्नलिखित हो गए हैं। वनोन्मूलन जो होता है, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को खूब प्रभावित किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से जलाक्रांतता, वाटर जो लॉगिंग है वो क्या होता है, उसकी समस्या पैदा हो जाती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं जो भूमि में निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट, मृदावर्तन, मूर्ति निर्माण में चूना पत्थर, खरी सिलखरी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जो धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाते हैं और मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को कुप्रभावित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। अगला है कि यह
अकाट्य सत्य है कि मानव ने 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा होती है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किया और उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभ बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त मानव ने जो अपनी लिप्सा बढ़ाई है, इससे भूमि का निम्नीकरण होता रहा है। साथ ही साथ इसे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए इसका जो है संरक्षण जो है हमारे लिए चुनौती है। किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण का ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनाई रहे, इसके लिए वर्षा जल संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण और भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। और आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि स्ट्रिप फार्मिंग शेषकर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। रसायन या उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है और ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एंडीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग किया जाए। उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक होता है और संभव हो तो जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है। अगला है कि वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और उन्हें पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। उपरोक्त प्रक्रम या उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। और कुछ है? नहीं है। ये आपका हो गया समाप्त। 5 क्वेश्चन है, मात्र 5 क्वेश्चन है, उसको कर देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है इसमें बस 5 क्वेश्चन है टोटल। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो है कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। दूसरा क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन जो होता है वो प्रजनन को नष्ट करता है। पांचवा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मृदा काली मृदा को भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब जो है अगला होगा जल संसाधन है, जल संसाधन। ठीक है, चलिए मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत करिएगा, ठीक है, कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।